वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अंकिता सिंह आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद या यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है ये राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है तथा शक्ति, सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के तत्वों की सहायता से इसका वर्णन करता है। शक्ति एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संबंध है जिसमें एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के व्यवहार को नियंत्रित करने के योग्य होता है। यहाँ कार्यकर्ता से मतलब कोई देश भी हो सकता है या फिर कोई व्यक्तित्व, जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति भी हो सकता है। अगर किसी देश का राष्ट्रपति पावरफुल है तो उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी छोटे देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, वो सब उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो इसे पावर कहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण को शक्तिवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर महेंद्र कुमार कहते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूल परिकल्पना यह है कि राष्ट्रों के मध्य परस्पर किसी न किसी रूप में प्रतिद्वंदिता तथा कलह रहती ही है, जो मात्र दुर्घटना ही नहीं बल्कि स्वाभाविक ही होती है। मतलब कि जो भी राष्ट्रों के मध्य में कोई प्रॉब्लम हो रही है, राष्ट्रों के बीच कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, वो बाई चांस नहीं हो रहा है, बल्कि वो नेचर में है, ठीक है, वो स्वाभाविक रूप से है। कोलंबस एवं वुल्फ कहते हैं कि यथार्थवाद यह मानता है कि तर्कसंगत कार्य वह है जो अपने हित में किया जाता है तथा जिसका उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। शक्ति का अर्थ है दूसरों को नियंत्रित करने की योग्यता एवं इच्छा। मतलब जो शक्ति है उसका अर्थ ही ये है कि हम दूसरे को नियंत्रित कैसे रखें, उसका हमें योग्यता भी होनी चाहिए और हमारी इच्छा भी होनी चाहिए कि हम दूसरे को नियंत्रित करें। अब हम देखेंगे कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो बनता कैसे है, उसका निर्धारक तत्व क्या है। तो इसमें सबसे पहले है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, दूसरा है कांट का प्रत्यक्षवाद और तीसरा है जॉन लॉक का अनुभववाद। तो इन तीनों को मिला करके हंस जो मॉर्गेनथाउ रहते हैं वो, क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं, वो इन तीनों के दृष्टिकोण को मिला करके अपने लिए एक यथार्थवादी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है उसमें क्या होता है कि स्टेट ऑफ नेचर की बात की जाती है, कि प्राकृतिक अवस्था की बात की जाती है। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक सार्वभौमिक सरकार नहीं है। तो उसी प्रकार से मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि अभी विश्व में कोई एक सार्वभौमिक सरकार नहीं है, सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। वो कांट के प्रत्यक्षवाद का भी सहारा लेते हैं, उसमें वो जिसमें कि जो कांट हैं वो किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक रूप से देखते हैं। तो उसी प्रकार से मॉर्गेनथाउ भी कहते हैं कि आज का जो समाज है वो वैज्ञानिक पद्धति पे कार्य करता है, ना कि आदर्शवादी पद्धति पे। फिर आता है जॉन लॉक का अनुभववाद। अनुभववाद में होता क्या है कि हम इंद्रियों के हिसाब से जो भी महसूस करते हैं हम उसी को सच मानते हैं, ना कि सिर्फ सोचने वाली बातों को सच मानते हैं, यानी कि कल्पनात्मक बातों को सच मानते हैं। तो इन तीनों को मिला करके मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत का निर्माण किया था। आगे हम देखेंगे कि यथार्थवाद के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, मतलब कि ऐसे कुछ बातें हैं जिनसे कि यथार्थवाद का पता चलता है। तो उसमें सबसे पहले हम मानते हैं कि मानव स्वभाव से जंगली तथा स्वार्थी है। नेक्स्ट, शक्ति की लालसा मानव प्रकृति का सबसे प्रमुख तत्व है। जो मनुष्य है वो हमेशा से शक्ति प्राप्त करना चाहता है। शक्ति के लिए मानवीय लालसा समाप्त नहीं की जा सकती। ये जो लालच है, लालच को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ की लालच? शक्ति की लालच। शक्ति के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अटल तथा अमर विशेषता है। ये जो शक्ति का संघर्ष है, शक्ति के लिए लड़ाई है, वो एक ऐसा सच है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करता है तथा राष्ट्रीय हितों को सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। जितने भी राष्ट्र हैं वो अपने हित को प्राप्त करने के लिए, वो हित कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो सैनिक हित हो, चाहे वो आर्थिक हित हो, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित हो, उनको प्राप्त करने के लिए शक्ति का ही प्रयोग करता है और इन हितों को हमेशा शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। आत्म परिरक्षण वह नियम है जो सभी राज्यों के सभी कार्यों पर सदैव लागू होता है।
मतलब कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें पहले हम अपनी सुरक्षा को देखेंगे, तभी वो कार्य करेंगे। राष्ट्र सदैव शक्ति चाहते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तथा शक्ति का प्रयोग करते हैं, ताकि वो ये दिखा सके कि हम शक्तिशाली हैं, आप हमें अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। इसलिए जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर राष्ट्र हैं, कैसे भी राष्ट्र हैं, भले ही वो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, फिर भी वो अपने आप को पावरफुल दिखाएंगे, ताकि जो उनसे बड़े देश हैं वो उन पर कंट्रोल ना कर सके, उन पर नियंत्रण ना कर सके। शांति की सुरक्षा केवल शक्ति प्रबंधन के साधनों जैसे शक्ति संतुलन, कूटनीति, संधियों, समझौतों आदि द्वारा ही स्थापित हो सकती है। राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करना ही राजनीति है। मानव के स्वभाव में इसकी जड़ें हैं। अपने हित की प्राप्ति के लिए शक्ति प्राप्त करना, अर्थात ये जो राजनीति है वो राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करना ही है। और राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय शक्ति। अंततः हम यही देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसमें? यथार्थवादी सिद्धांत में। यह सबसे बड़ा वास्तविक, स्वाभाविक, भौतिक एवं कानूनी नियम है। यह व्यवहारिक एवं उचित नियम है जो सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में तथा राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए नीति के निर्माण तथा उसको लागू करने में सहायक हो सकता है। कौन? यथार्थवादी सिद्धांत। अब हम यथार्थवादी के कुछ थिंकर्स को देखेंगे जो कि यथार्थवादी विचार के बहुत बड़े समर्थक हैं, जैसे कि मैक्स वेबर, निकोलस स्पाइकमैन, रेनहोल्ड नेबर, E.H. कार, जॉर्ज F. कैनन, और सबसे बड़े समर्थक हैं हंस मॉर्गेनथाउ। और इन जितने भी विचारक हैं उनके किताबों को आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में राइट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ बुक्स हैं, जैसे कि द 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस 1919 से 1939 तक, इसको लिखा था E.H. कार ने। कंडीशन ऑफ पीस एंड नेशनलिज्म एंड आफ्टर 1945 में इसको भी कार ने लिखा था। व्हाट इज़ हिस्ट्री, इसको भी E.H. कार ने ही लिखा था। बाकी जितने भी विचारक हैं उनके किताबों को आप लोग सर्च करके बाय ईयर, विथ ईयर उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और हंस मॉर्गेनथाउ जो कि एक बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता भी हैं, उनकी किताब का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, स्ट्रगल फॉर द पावर एंड पीस, जो कि 1948 में लिखी गई थी। इसमें वो यथार्थवादी सिद्धांत को पूरी तरीके से बताते हैं। हंस मॉर्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रबलतम समर्थक रहे हैं। उनके अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत राष्ट्र के मध्य समस्त राजनीति की उत्पत्ति एवं व्यवहार का वर्णन कर सकता है। वह हमारे युग के सभी यथार्थवादियों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत अधिक चर्चा की है। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि यथार्थवाद का सार क्या है, यथार्थवाद किस चीज़ पे आधारित है या फिर उसका निचोड़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये राज्यवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहित करता है, मतलब कि बिना राज्य के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हमें एक स्टेट की आवश्यकता है, फिर सुरक्षा की ज़रूरत होने पर राज्य शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य है। जब भी हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी हम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। फिर शक्ति का शून्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर राज्य ही नहीं होगा तो शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अस्तित्व या फिर सर्वाइवल। यह अन्य उद्देश्यों की पूर्व की शर्त है। बिना अस्तित्व के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। मतलब कि हमें अगर कोई भी उद्देश्य हमारा निर्धारित होता है तो सबसे पहले हम किसकी कल्पना करेंगे? राज्य की कल्पना करेंगे, तभी तो हम उसमें सरकार की कल्पना करेंगे, फिर सरकार के कार्य की कल्पना करेंगे, तभी तो सरकार शक्ति प्राप्त करना चाहेगा। तो सबसे पहले हमें अपने अस्तित्व की कल्पना करनी होती है। फिर आता है स्वयं सहायता, मतलब कि सेल्फ हेल्प। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किसी देश पर सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी देश है वो दूसरे देश पे कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं करेगा। भले ही यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई भी एजेंसी क्यों ना बन जाए, वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने यहाँ परमाणु हथियार निर्माण जरूर करेगा। एक दूसरे पर राज्य विश्वास नहीं कर पाते हैं सुरक्षा के लिए कोई भी राज्य यहाँ पे राज्य से मतलब है देश, तो कोई भी राज्य दूसरे राज्य पे भरोसा कभी भी नहीं करेगा अपनी सुरक्षा के लिए। आगे हम देखेंगे कि हंस मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवाद पे जो 6 विचारधाराएं दी थी, जो 6 सिद्धांत दिए थे, वो क्या है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। जो मनुष्य का स्वभाव है वो परिवर्तित नहीं हो सकता, ऐसा मानना है हंस मॉर्गेनथाउ का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित पे आधारित होकर ही जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो चल रही है।
तो राष्ट्रीय हित जो है वो हमेशा परिवर्तनशील होता है। जैसे कि आज राष्ट्रीय हित है, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ाना है, कल हो सकता है कि हमें शिक्षा बढ़ाना होगा, परसों हो सकता है कि हमें यहाँ पे रोड बनाना होगा, सड़कें बनाने होंगे, ओवरब्रिज बनाना होगा। तो ऐसे जो राष्ट्रीय हित है वो परिवर्तित हो सकते हैं, मानव अधिकार की बातें हो सकती हैं। तो हमेशा राष्ट्रीय हित परिवर्तित होती रहती हैं। राष्ट्र राज्य किसी भी सार्वभौमिक नैतिक मान्यताओं से नियंत्रित नहीं होते हैं। ये जो राष्ट्र राज्य हैं वो किसी एक नियम के अनुसार काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर यूनाइटेड नेशन है, वो एक नियम बना दे कि जैसे इंडिया का राष्ट्रीय हित है गाय, जैसे भारत का एक राष्ट्रीय हित हो सकता है कि गाय का पूजा करना, और इसे यूनाइटेड नेशन क्या करे कि एक राष्ट्र के हित को सार्वभौमिक मान्यता बना दे कि सभी देश को गाय को माता मानना है, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो सार्वभौमिक नैतिक मान्यता होती ही नहीं है। ठीक है, हर एक राष्ट्र का अपना अलग अलग नैतिक मान्यता होती है, उसी पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निर्भर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हितों व सार्वभौमिक मान्यताओं में अंतर हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय हित और सार्वभौमिक मान्यता होती क्या है, तो इसमें अंतर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, राजनीतिक गतिविधियां नैतिकता, वैधानिक, आर्थिक कारकों से स्वतंत्र होती हैं। जो राजनीति है वो नैतिकता और वैधानिक कारकों से, नैतिकता मतलब कि मोरालिटी, हम हमेशा अच्छा सोचे दूसरों के लिए, या फिर जो लीगल चीज़ें हैं उससे अलग होती हैं। तो राजनीतिक गतिविधियां स्वायत्त होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो ये हंस मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी के लिए 6 सिद्धांत दिए थे। इसको हम एक ग्राफ के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कि मार्गेंथ्यू का यथार्थवादी सिद्धांत, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मानव स्वभाव पर आधारित राजनीति, मानव का जो स्वभाव है बदलता रहता है और नहीं बदलता है, उसी पे आधारित राजनीति होती है। फिर शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्रीय हित है वो शक्ति के रूप में परिभाषित होता है। फिर जो राष्ट्रीय हित है वो हमेशा गतिशील होता है, परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता न कि नैतिकता एक मार्गदर्शक, मतलब कि हम ज्ञान से काम करेंगे न कि मोरालिटी से। हम अच्छा नहीं बन सकते, हम वहाँ पे नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। फिर कोई भी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को प्रकट नहीं करती है। जो विदेश नीति होती है, किसी भी देश की विदेश नीति, वो उनके हित के लिए कार्य करेगी, न कि वो दूसरे राष्ट्रों के हित के लिए कार्य करेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया मार्गेंथ्यू का 6 सिद्धांत यथार्थवाद के लिए। नेक्स्ट, हंस मार्गेंथाउ ने परिभाषा दी कि राजनीति मानव के ऊपर शक्ति का संघर्ष है और इसका अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति होता है और इसे प्राप्त करने, बनाए रखने तथा प्रदर्शित करने के तरीके राजनीतिक कार्यक्रमों की तकनीक को निर्धारित करते हैं। मतलब कि जो राजनीति है वो मनुष्य के ऊपर शक्ति का संघर्ष है। हमेशा लोगों के बीच में, देशों के बीच में हमेशा शक्ति का संघर्ष होता रहता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी। इसका अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, इसका अंतिम उद्देश्य हो सकता है कि हमें अपने देश में शांति बनानी है, लेकिन इसका जो आज का वर्तमान का उद्देश्य है वो शक्ति है। हमें अपना पावर दिखाकर ही सारा काम करना है और इसको प्राप्त करने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए, दिखाने के लिए क्या करना है कि इसको करने के लिए ही जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसकी तकनीक को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शक्ति है वो यथार्थवादी सिद्धांत का मूल तत्व है। शक्ति के हिसाब से ही सारा काम होता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, ऐसा मानना है मार्गेंथ्यू का और यथार्थवादी विचारकों का। ठीक है, फिर इस प्रकार से हमने आज यथार्थवादी सिद्धांत को समझा है। आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और